हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की जो वीडियो रहेगा यहाँ पर हम लोग 13 से लेकर 16 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में मैंने 12 जुलाई तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उससे आगे की चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक ज़रूरी बात आप लोगों से भी बतानी है कि कुछ सारे हमारे यूजर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने अभी हाल फिलहाल में क्विज कोर्स परचेज किया हुआ है। उनको क्विज कोर्स परचेज करना था और गलती से वो वीडियो कोर्स परचेज कर ले रहे हैं, या फिर वीडियो कोर्स परचेज करना है गलती से वो क्विज कोर्स परचेज कर ले रहे हैं। तो इतना बड़ा ब्लंडर आप लोग मत करो। मतलब आप लोग बैंकिंग ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपकी एक अच्छी नौकरी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हो, और इस तरीके से जल्दीबाजी में अगर आप लोग चीज़ों को बिना पढ़े हुए मतलब परचेज करोगे तो अननेसेसरी मेरे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। इतना हाईली कस्टमाइज अपना ऐप और ये सारी चीज़ें नहीं है कि अगर आपने गलती से कोई कोर्स परचेज कर लिया तो फिर मैं कोर्स को ट्रांसफ़र करा सकता हूँ। उसके लिए मुझे डेवलपर से ही बात करनी होती है, और डेवलपर अगर कर पाता है तभी हो पाता है, नहीं तो फिर चीज़ें हो नहीं पाती ना। तो देख कर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करो। जो चीज़ें आप कोर्स परचेज करने के बाद में गलती कर देने के बाद में मुझसे पूछते हो, वही चीज़ें अगर कोई डाउट आ रहा है तो कोर्स परचेज करने से पहले पूछ लो, ठीक है। मैं रिप्लाई कर दिया करूँगा। तो इस तरीके की गलती फिलहाल आप लोग ना करो, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया है। Which edition of the Financial Stability Report has recently been released by the RBI? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट FSR का कौन सा संस्करण हाल ही में RBI के द्वारा रिलीज किया गया है? ये क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 25th ऑफ एडिशन ऑप्शन नंबर ए। 25th ऑफ एडिशन ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा है। टू दी पॉइंट करके एक चीज़ें जानेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड जो चीज़ें होंगी उसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डीप में भी नहीं जाना और बहुत सब कुछ छोड़ भी नहीं देना। फैक्चुअल चीज़ें जो होंगी वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आरबीआई ने भी हाल ही में अपनी 25वीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट FSR जारी की। तो ये याद रखना कि कौन सी रिपोर्ट थी, 25वीं थी, ठीक ना। और इस रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सिस्टम की जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बैंकिंग सिस्टम की जो एसेट क्वालिटी है वो इम्प्रूव हुई है, और GNPA रेशियो जो है वो मार्च 2021 में 7.4% था, ठीक ना। GNPA रेशियो की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है मार्च 2021 में 7.4% का था, जबकि मार्च 2022 में घट कर ये 5.9% का हो गया। ये बात हो रही है मार्च 2022 की, ठीक है ना, जो कि एक अच्छी बात है, मार्च 2021 में GNPA रेशियो 7.4% था, मार्च 2022 में 5.9% हो गया, जो कि घट गया। और घटना GNPA रेशियो का घटना अच्छी बात है, ठीक ना। और बैंकों में रिकवरीज होने के कारण जो है ये GNPA रेशियो जो है ये कम हुआ है, ठीक। तो एक पॉइंट ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक ना। और ये जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है ये साल भर में 2 बार रिलीज की जाती है आरबीआई के द्वारा। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट साल भर में 2 बार आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती है। ये चीज़ भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पहली चीज़ ये जो समझ में आया कि हमारा GNPA रेशियो जो था मार्च 21 में कितना था, मार्च 22 में कितना हुआ, जो कि घट गया। घटना हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है ना। बैंकों ने रिकवरीज वगैरह की, इस वजह से ये घट गया। सेकेंड थिंग जो ये बताई गई इस रिपोर्ट में और जो हमें पढ़ना चाहिए एग्जाम के लिए वो ये है कि प्रोवाइजिंग कवरेज रेशियो PCR की अगर लोग बात करें तो ये PCR जो है ये इम्प्रूव होकर 70.9% हो गया है। PCR इम्प्रूव होकर 70.9% हो गया है मार्च 2022 में, जबकि मार्च 2021 में ये 67.6% था। ये 21 की बात हो रही है मार्च, और ये 22 की बात हो रही है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट इसमें बताया गया। PCR बेसिकली थोड़ा सा PCR के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत डीप तो नहीं जाएंगे, ठीक है ना, बहुत डीप नहीं जाएंगे, इतना कोर बैंकिंग और इतनी टर्मिनोलॉजी वगैरह पर इतना अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियोज में मैं लगातार पढ़ाता भी था, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बनते नहीं इतना डीप में जाके ना। तो जहाँ से चीज़ें बनेंगी और जहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो PCR को अगर हम लोग समझना चाहें तो PCR बेसिकली उस फंड का एक प्रतिशत होता है, उस फंड का एक कुछ हिस्सा होता है प्रतिशत के रूप में, जो कि किसी भी बैंकों के द्वारा बैड डेप्ट से बचने के लिए सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है ना। अगर NPA बढ़ने लगे तो हाई PCR बैंकों के लिए फायदा होता है, ठीक है ना। जैसे देखो ना ये PCR बढ़ा हुआ है 70.9%, पहले ये इतना था। तो जो हाई PCR जो बैंकें होती हैं उनका फायदा तब होगा जब NPA वगैरह बढ़ने लगता है। बेसिकली ये बताया ना कि एक फंड का एक हिस्सा होता है जो कि प्रतिशत के रूप में कुछ प्रतिशत जो है उसको रखा जाता है बैंकों के द्वारा अलग से, जिससे कि बैड डेप्ट से बचने के लिए हम लोग इसका यूज कर सकें। तो बस इतना हम लोग यहाँ पर समझेंगे, बहुत डीप में और यहाँ नहीं जाएंगे, एक मोटा मोटा ओवरव्यू लिया। तो जितना ज़्यादा PCR हमारा परसेंटेज होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, NPA से बैंकों के लिए अच्छा होगा, NPA से बचने के लिए, ठीक है। अगली जो चीज़ें इसमें बताई गई कि किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचने के लिए बैंकों के पास में पर्याप्त मात्रा में जो है कैपिटल बफर है, ठीक है।
एक चीज इसमें और आगे ये भी बताई गई इस रिपोर्ट में कि फिनटेक के आ जाने से, बहुत सारे फिनटेक के आ जाने से कुछ सिक्योरिटीज के इश्यूज भी आए हुए हैं, जैसे कि डाटा प्राइवेसी का इशू आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी का आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इशू आ रहा है। तो इन सब के और भी जो बहुत तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, पीडीएफ में थोड़ा बहुत दूंगा और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की पीडीएफ आप लोग पढ़ना, ठीक है ना। और भी बहुत तरीके के जो भी इश्यूज आ रहे हैं, इन सब इश्यूज के बारे में आरबीआई ने जो है अपने रिपोर्ट में आगाह किया है, बैंकों को बोला है कि इन सब से हमको बचने के लिए इन सब पे हमें ध्यान देना होगा, इन सब से बचाव के लिए हमें प्रॉपर करेक्टिव एक्शन लेने होंगे टाइम टू टाइम, ठीक है ना। अगला पॉइंट इसमें यही बताया गया कि इंडिया का जो फिनटेक एडॉप्टेशन रेट है ग्लोबली सबसे ज्यादा है। विश्व भर में फिनटेक एडॉप्टेशन रेट की बात करें इंडिया का, तो वो सबसे ज्यादा है 87%। कितना है? 87%, ठीक है ना। फिनटेक एडॉप्टेशन रेट ग्लोबली सबसे ज्यादा है, 87% है इंडिया का। 2021-22 के दौरान इसे इंडिया के फिनटेक को 8.53 बिलियन, ठीक ना, बिलियन यूएसडी की फंडिंग प्राप्त हुई है। फिर से आप सुनो, ये डाटा याद रखो और ये चीजें समझने की कोशिश करो। इंडिया का जो फिनटेक एडॉप्टेशन रेट है वो ग्लोबली में बात कर रहा हूँ, ग्लोबली इंडिया का फिनटेक एडॉप्टेशन रेट सबसे ज्यादा है, 87% है। और 2021-22 के दौरान इसे जो है इंडिया के फिनटेक को 8.53 बिलियन यूएसडी की फंडिंग प्राप्त हुई थी। ये इसमें बताया गया इसी रिपोर्ट में, जो एफएसआर रिपोर्ट अभी ये जो जारी की गई आरबीआई के द्वारा, जिसका 25वां एडिशन अभी जारी किया गया, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी आरबीआई ने अपने विचार यहाँ पर रखे और आरबीआई ने ये बोला कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो क्लियर डेंजर है। क्रिप्टो करेंसी को अपने इस रिपोर्ट में आरबीआई ने क्लियर डेंजर, क्लियर में लिख रहा हूँ, पीडीएफ में तो रहेगा ही, क्लियर डेंजर मतलब खतरा है ना, साफ साफ से खतरा बताया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी को ये टर्म याद करना, इस टर्म से संबोधित किया ना, तो ये भी पूछा जा सकता है कि अपनी रिपोर्ट में क्लियर डेंजर नाम से आरबीआई ने किस करेंसी को मतलब बोला है या किसे बोला है ना, कि याद रखना आप लोग। क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई ने अपने इस रिपोर्ट में क्लियर डेंजर के नाम से संबोधित किया, ठीक है ना। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का CRAR जो है वो बढ़कर 15.8% हो गया है, 15.8% हो गया है CRAR अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, ठीक है ना, मार्च 2022 में। जबकि एनबीएफसीज की बात करें तो एनबीएफसीज का CRAR जो है बढ़कर 26.9% हो गया मार्च 2022 में, ठीक। तो इसी तरीके के कुछ और फैक्ट्स, कुछ और डाटा जो है आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे, उसको पढ़ना आप, ठीक है। स्केल 3 वाले भी पढ़ना ध्यान से, आप लोग इस चीज को पढ़ना, डाटा से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग ज्यादा फोकस डाटा पर करो। और स्केल 2 और आरआरबी पीओ क्लर्क वाले भी, जो आप लोग थोड़ा सा चीजों को पढ़ो अच्छे से, क्योंकि क्या पता चीजें अगर आपको टफ करनी होती तो कुछ भी पूछ लेते ना। इतना इंडेप्थ जाकर चीजें आपको पढ़ाई जा रही है तो सब कुछ पढ़ना, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ जरूर पढ़ना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक। जीवन और स्वास्थ्य बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस बैंक के साथ में साझेदारी की है, भागीदारी की है, इस क्वेश्चन में पूछा गया। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, सिटी यूनियन बैंक, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर होगा, ठीक है ना। सिटी यूनियन बैंक और टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने भी हाल ही में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए जा सकें। बस इतना पढ़ना और इसमें कुछ नहीं पढ़ना। ऑप्शन में जो बैंक दी गई इनका हेडक्वार्टर वगैरह रिकॉल करते हुए चलो आप लोग। नेक्स्ट, IRDAI has recently set up 2 task forces to resolve issues between insurers and reinsurers. One is 9-member task force and another one is 7 members task force. Who is the head of the 9 members task force? बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। IRDAI ने भी हाल ही में बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के बीच मुद्दों को हल करने के लिए 2 टास्क फोर्स, टोटल 2 टास्क फोर्स का गठन किया है। एक टास्क फोर्स जो 9 सदस्यीय है, यानी कि 9 लोग उसमें हैं। दूसरा जो टास्क फोर्स है वो 7 मेंबर्स वाली है, 7 सदस्यीय टास्क फोर्स है। तो जो 9 सदस्यीय टास्क फोर्स है उसका प्रमुख कौन है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा भार्गव दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर ए। ये भार्गव दास गुप्ता जो है 9 सदस्यीय टास्क फोर्स के हैं। अगर इस क्वेश्चन की रिफ्रेमिंग की जाती है और ये पूछा जाता कि 7 सदस्यीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष कौन है, तो उस कंडीशन में जो आंसर हो जाता नवीन ताहिलियानी, ऑप्शन नंबर बी ये भी दिया गया है। देखो ये, ठीक है, ये 9 सदस्यीय का पूछा गया तो भार्गव दास गुप्ता होगा। 7 सदस्यीय का होगा तो ये नवीन ताहिलियानी हो जाएगा, ठीक ना। 7 सदस्यीय का नवीन ताहिलियानी, 9 सदस्यीय का जो होगा भार्गव दास गुप्ता की। दोनों चीजें आप लोग क्लियरली याद रखना, डिफ्रेंशिएट करके रखना। 7 सदस्यीय पूछेगा तो नवीन ताहिलियानी, 9 सदस्यीय पूछेगा तो भार्गव दास गुप्ता। भार्गव दास गुप्ता जी की अगर हम लोग बात करें तो भार्गव दास गुप्ता जी जो हैं वो ICICI लोम्बार्ड के MD एंड CEO हैं और 3 हफ्ते के अंदर 3 वीक्स,
ठीक है ना। विद इन 3 वीक्स इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट जो है IRDAI को सौंप देनी है, ठीक है। भार्गव दास गुप्ता के बारे में मैंने बताया, ये ICICI लोम्बार्ड के MD एंड CEO हैं, और जो 7 मेंबर वाली कमेटी है उसके हेड जो है नवीन ताहिलियानी जी हैं, और नवीन ताहिलियानी जी जो है वो टाटा AI लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं, ठीक है ना। दोनों कमेटी करेगी क्या, ये क्वेश्चन में ही बता दिया गया है, ठीक है ना। टू रिजॉल्व इश्यूज बिटवीन इंश्योरर्स एंड री इंश्योरर्स, तो ये आपको पता होगा। अब उनके क्या क्या इश्यूज होते हैं इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स के बीच में जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए IRDAI ने 2 कमेटीज का गठन किया हुआ है। एक कमेटी हमारी 7 सदस्यीय है, दूसरी कमेटी हमारी 9 सदस्यीय है। जो 9 सदस्यीय कमेटी है उसका हेड जो है भार्गव दास गुप्ता जी हैं, और जो 7 सदस्यीय कमेटी है उसकी हेड जो है नवीन ताहिलियानी जी है, ठीक है ना। 3 हफ्ते के भीतर जो है विद इन 3 वीक्स इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट IRDAI को सौंप देनी है, ठीक। बस इतना हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। नेक्स्ट देखेंगे, which country has recently become the 20th member of the eurozone to adopt the euro currency from the 1st of January 2023? कौन सा देश 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य हो जाएगा? क्वेश्चन बढ़िया है। पहली चीज तो कौन सा ऐसा देश है जो कि यूरो करेंसी अपनाने जा रहा है, इसमें पूछा गया है, और उस करेंसी को अपनाने के बाद में यूरोजोन का 20वां सदस्य हो जाएगा। तो ये भी याद रखना, यूरोजोन का 20वां सदस्य होगा। यूरोजोन में वो कंट्रीज आती हैं जो जिनकी करेंसी जो है यूरो होती है, इनकी खुद की करेंसी यूरो होती है, वो यूरोजोन में आती है। तो ये इसका 20वां मेंबर होगा। कौन सा देश है ये पूछा गया इसमें, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया। ऑप्शन नंबर सी, क्रोएशिया। क्रोएशिया की करंट करेंसी क्या है आप लोगों के सिस्टम में आपके दिमाग में आनी चाहिए थी। और ये प्रभावी कब होगा, मतलब ये अपनाएगा कब से, तो ये डेट भी याद रखना, अगले साल, जो अगला साल आने वाला है 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया जो है अपनी पुरानी करेंसी को छोड़कर यूरो को अडॉप्ट कर लेगा और यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां मेंबर हो जाएगा। क्रोएशिया की अभी जो करेंसी है वो क्रोएशियन कूना है, ठीक ना। क्रोएशियन कूना जो है ये क्रोएशिया की भी करेंसी है, और 1 जनवरी 2023 से यानी कि अगले साल से ये अपनी करेंसी जो क्रोएशियन कूना है इसको बंद कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा यूरो से, ठीक है। तो यूरो जोन में पहुंचने वाला ये 20वां मेंबर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग चीजों को याद करना, ये भी क्वेश्चन बढ़िया था। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस टू रूरल इंडिया, व्हिच इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद कॉमन सर्विसेज सेंटर्स CSC अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT MEIT। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य बीमा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हाल ही में किस बीमा कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत सामान्य सेवा केंद्रों के साथ में भागीदारी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, और इसका जो आंसर होगा स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस ने अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आने वाली कॉमन सर्विसेज सेंटर के साथ में एक टाई अप किया हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि रूरल इंडिया में, ग्रामीण भारत में हेल्थ इंश्योरेंस को और ज़्यादा पहुंचाया जा सके, हेल्थ इंश्योरेंस को और ज़्यादा पेनिट्रेट किया जा सके, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में वहाँ पर ग्रामीण भारत में लोगों को और अवेयरनेस फैलाया जा सके, उनको इस बात के लिए मोटिवेट किया जा सके कि भैया आप लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी हैज रिसेंटली बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन ओला फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर वायोलेटिंग नॉर्म्स? हाल ही में RBI द्वारा ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? RBI के द्वारा ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कुछ जुर्माना, कुछ पेनल्टी लगाई गई है। कितने अमाउंट की वो पेनल्टी लगाएगी, बस इतना पूछा गया है। 1.67 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। 1.67 करोड़, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के सेक्शन 30 के तहत में ये पेनल्टी जो है इस पे लगाई गई है। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज जो थी वो KYC नॉर्म्स का पालन नहीं कर रही थी, PPI मास्टर डायरेक्शन का पालन नहीं कर रही थी, तो इसी वजह से RBI के द्वारा ये 1.67 करोड़ रुपीस की पेनल्टी ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर लगाई गई है। नेक्स्ट, बाय व्हिच नेम ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूटमेंट कैंपेन हैज रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया द्वारा हाल ही में किस नाम से एक म्यूचुअल फंड वितरक भर्ती अभियान शुरू किया गया, ठीक ना। AMFI के द्वारा अभी हाल ही में एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूटमेंट कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो किस नाम से वो कैंपेन लॉन्च किया गया ये इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करें शुरू, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है करें शुरू ना, करें शुरू नाम से ये कैंपेन जो है लॉन्च किया गया। बस इतना इसमें पढ़ना है और ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। Next, the appointment of Meena Hemchandra as a part-time chairman of which of the following banks has recently been approved by the RBI? निम्नलिखित में से किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मीना हेमचंद्र की नियुक्ति को हाल ही में RBI के द्वारा अनुमोदित किया गया है, ठीक ना। RBI ने अभी हाल ही में
मीना हेमचंद्र जी को किस बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है ना। तो जिस क्वेश्चन में जितने एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वो वहाँ पर मैं उतना एक्सप्लेनेशन करता हूँ, और जो क्वेश्चन वन लाइनर होते हैं वहाँ पर मैं वन लाइनर ही करके चलता हूँ, और जिस क्वेश्चन को वीडियो के साथ साथ पीडीएफ में भी पढ़ना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिसको मैं बताता हूँ उसको पीडीएफ में तो जरूर पढ़ना है, बाकी जो पीडीएफ आपको पढ़नी ही पढ़नी, रिवीजन तो आप उसी से करोगे ना, एग्जाम टाइम पर सारी वीडियोज तो आप नहीं देख के जा पाओगे ना, तो इस तरीके से आप करा करो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करूर वैश्य बैंक का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, करूर वैश्य बैंक का ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई ने जो है मीना हेमचंद्र जी को अगले 3 सालों के लिए, ठीक ना, अगले 3 सालों के लिए करूर वैश्य बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया हुआ है, ठीक है। करूर वैश्य बैंक की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो करूर तमिलनाडु में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो बी रमेश बाबू जो है वो इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। करूर वैश्य बैंक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी ऑप्शन में और जो भी बैंकें दी गई इन बैंकों के बारे में ये सारी चीजें आप लोग रिकॉल करते हुए चलो। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has recently been appointed as the CMD of the New India Assurance Company Limited for 3 months? हाल ही में 3 महीने के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NIACL के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा मधुलिका भास्कर ऑप्शन नंबर बी। मधुलिका भास्कर ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। मधुलिका भास्कर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, और इन्होंने अतुल सहाय जी को सक्सीड किया हुआ है, ऑप्शन नंबर ये भी दिए ए में ये भी दिया गया, ठीक ना। अतुल सहाय को सक्सीड कर मधुलिका भास्कर जी को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का CMD अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है 3 महीनों के लिए, ठीक। तो आपके एग्जाम तक जो है मधुलिका भास्कर जी इसके CMD रहेंगे। नेक्स्ट, ए रिपोर्ट टाइटल्ड द ग्लोबल फिनिडेक्स डाटाबेस 2021 Financial Inclusion, Digital Payments and Resilience in the Age of COVID-19 has recently been released by which of the following organization? निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा हाल ही में द ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 वित्तीय समावेशन, डिजिटल भुगतान और कोविड-19 के युग में लचीलापन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। अगर हिंदी थोड़ा सा टफ लगे तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा रहता है तो आप लोग पढ़ लिया करो, ठीक है। द ग्लोबल फाइंडेक्स या फिनिडेक्स किसी भी तरीके से आप लोग इसको प्रोनाउंशिएट कर सकते हो, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हाल ही में रिपोर्ट जारी की गई थी, ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन का 4th एडिशन है ये, ठीक ना। ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन की 4th एडिशन वाली ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये सुनना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया विश्व के उन 7 देशों में आता है, इंडिया विश्व के उन 7 देशों में आता है जहां पर 1.4 बिलियन एडल्ट्स विदाउट फॉर्मल बैंकिंग एक्सेस की हैं। फिर से सुनो आप लोग, ये जो रिपोर्ट जारी की गई इसमें ये बताया गया है कि इंडिया विश्व के उन 7 देशों में से आता है जहां पर 1.4 बिलियन नवयुवक जो है 1.4 बिलियन एडल्ट्स ऐसे हैं जो कि जिनके पास में फॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज का भी एक्सेस नहीं है, मतलब कि इनके पास में फॉर्मल बैंकिंग की सुविधा ही नहीं है, इन लोगों का कोई खाता होता है ही नहीं, इनके पास में बैंकिंग का कोई एक्सेस है ही नहीं है। और ये नंबर कितने नंबर ऑफ एडल्ट्स हैं 1.4 बिलियन, ठीक है। 1.4 बिलियन एडल्ट्स ऐसे हैं जिनके पास में फॉर्मल बैंकिंग एक्सेस ही नहीं है, और इंडिया विश्व के 7 उन देशों में से आता है। 7 देश कौन कौन से हैं? इंडिया है इसमें ऑलरेडी, चाइना है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है और नाइजीरिया है। ये विश्व के 7 ऐसे देश हैं जिनके पास, जहां पर 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा एडल्ट्स ऐसे हैं जिनके पास में फॉर्मल बैंकिंग का एक्सेस है नहीं, कोई बैंक से इनका कोई मतलब है नहीं, खाता होता मतलब जो भी चीज़ें वो उनके पास है नहीं, ठीक। तो अच्छा, ये जो रिपोर्ट है ना इसको ग्लोबल फिनिडेक्स या फाइंडेक्स डाटाबेस 2021 के नाम से भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना, ठीक है। इस जो लिखा है ना ग्लोबल फाइंडेक्स डाटाबेस, इस तरीके से भी नाम जानेंगे। तो इतना छोटा भी देकर भी अगर आप लोगों से पूछा जाता तब भी आंसर वर्ल्ड बैंक ही होता, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक। और इसके कुछ फैक्ट्स बताए गए यहाँ पर, कुछ और 1-2 फैक्ट्स होंगे वो भी आप लोगों को पीडीएफ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसका पीडीएफ चाहना तो पढ़ लेना, नहीं तो पढ़ना नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि बस इसमें इंडिया का रोल जो है वो जानना जरूरी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से इंडिया का क्या क्या रोल है, इंडिया के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लिए जरूरी होंगे। ग्लोबली हमको सब चीज़ नहीं जानना, तो इंडिया वाली चीज़ें मैंने बताई, और इंडिया से रिलेटेड और जो भी चीज़ें होंगी कुछ थोड़ी बहुत वीडियो में डाल दूंगा, तो आप लोग पढ़ना। आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सपांड इट्स इंश्योरेंस सॉल्यूशंस फॉर फार्मर्स, एग्रीटेक स्टार्टअप nurture.com has recently partnered with which of the following insurance companies?
किसानों के लिए अपने बीमा समाधान का विस्तार करने के लिए एग्रीटेक स्टार्टअप नर्चर डॉट फॉर्म ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी के साथ में भागीदारी की है। देखना ये नर्चर है और यहाँ पर नेचर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ना हिंदी देखना आप लोग। किसी भी गलती की स्थिति में अंग्रेजी मान्य होगी ना, वही जो एग्जाम में लिखा रहता है ना कि किसी भी गलती की स्थिति में हिंदी नहीं अंग्रेजी मान्य होगी, तो अंग्रेजी वाला ही आप लोग पढ़ लिया करो, वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, यानी कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस, ठीक है, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर से सुन लो आप लोग, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस के साथ में अभी हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप नर्चर डॉट फॉर्म ने पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि जो भी इसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उसको फार्मर्स के बीच में पहुंचाया जा सके, उसको फार्मर्स को, किसानों को ऑफर किया जा सके। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू सेल हाउ मच वर्थ रुपीज ऑफ बैड लोन्स यस बैंक हैज रिसेंटली साइंड ए बाइंडिंग टर्म्स शीट विद JCF ARC LLC एंड JC फॉलोअर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है ना। कितने रुपए के बैड लोन को बेचने के लिए यस बैंक ने हाल ही में JCF ARC LLC और JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ में एक बाध्यकारी टर्म शीट पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 48,000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए, 48,000 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक ना। किसने किसने साइन किया हुआ है, कितने रुपए का बैड लोन है, बस ये चीजें इसमें याद रखनी, इससे ज्यादा कुछ हमको याद नहीं रखना है। यस बैंक ने जो है JCF ARC LLC और JC फ्लावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ में साइन किया हुआ है। 48,000 करोड़ रुपए का बैड लोन है, बस ये चीजें आप लोग याद रखो, क्योंकि यस बैंक की बात हुई है तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज, ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। प्रशांत कुमार PK, प्रशांत कुमार जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हिच बैंक हैज रिसेंटली कंप्लीटेड टेक्निकल इंटीग्रेशन विद द न्यू e-filing portal of the income tax department and has become the first private sector bank to fully integrate with the portal। बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। किस बैंक ने हाल ही में आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा किया हुआ है और इस पोर्टल के साथ पूरी तरीके से एकीकृत होने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बन गया, पहला प्राइवेट सेक्टर बन गया है। ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जहां पर फर्स्ट की बात आ जाती है, वो क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, वो स्टैटिक के लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है और किसी भी एग्जाम के लिए भी बनता है ना। तो इसका आंसर जानते हैं हम लोग, तो इसका आंसर हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा एलेबोरेट कर दे रहे हैं, हालांकि समझ में आ गया होगा, इसमें रॉकेट साइंस अभी कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा और आसान भाषा में समझा दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ई-फाइलिंग पोर्टल है, ठीक है ना, वो लॉन्च किया गया है और वो जो ई-फाइलिंग पोर्टल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, उसको पूरी तरीके से इंटीग्रेट करने के लिए, पूरी तरीके से अपने साथ इंटीग्रेट करने वाला पहला प्राइवेट सेक्टर का बैंक बन गया है ये, ठीक है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरीके से अपने आप पे इंटीग्रेट किया हुआ है। ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक इसका आंसर है तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग और जानेंगे। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर होगा। उदय कोटक जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। लेट्स मेक मनी सिंपल, ये इसकी जो है टैगलाइन हो जाएगी। नेक्स्ट, इंडियाज फर्स्ट निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF फंड ऑफ फंड FOF हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय व्हिच कंपनी। भारत का पहला निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड हाल ही में किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। बस नाम जान लेना, क्योंकि पहला निफ्टी 50 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ऑफ फंड है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्वांटम म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बस नाम पढ़ लो और आगे बढ़ो, इसमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन ही ये भी रहेगा, ठीक है ना। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Which bank was recently awarded with the best performing bank award in Tamil Nadu for financial year 21 to 22 under the SHG Bank Linkage Program category by the NABARD। हाल ही में किस बैंक को नाबार्ड द्वारा SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम श्रेणी के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए तमिलनाडु में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंक के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखना, ये बात हो रही है तमिलनाडु स्टेट की, ठीक ना। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट के लिए, तब भी उस कंडीशन में आंसर आपका तमिलनाडु होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन हमको क्वेश्चन से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आंसर से मिलती है, तो क्वेश्चन आंसर दोनों हमको ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से वो क्वेश्चन फ्रेम कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये भी बताते हुए चलता हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि चीज़ें आप लोगों को बता देनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। हाल ही में नाबार्ड के द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड दिया गया। तमिलनाडु में
फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के दौरान अच्छा काम करने के लिए SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के तहत में। तो किस बैंक को ये अवार्ड दिया गया, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इंडियन बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नाबार्ड के 41वें फाउंडेशन डे, ठीक ना, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना आप लोग भैया। नाबार्ड के 41वें फाउंडेशन डे के अवसर पर ये अवार्ड दिया गया, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में नाबार्ड का 41वां फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया। तो नाबार्ड का 41वां फाउंडेशन डे जो है हाल ही में भी 12 जुलाई 2022 को सेलिब्रेट किया गया था। ये डेट आप लोग याद रखना, 12 जुलाई 2022 को नाबार्ड का 41वां फाउंडेशन डे था, 41, ठीक ना, 41वां फाउंडेशन डे था। और इसी अवसर पर यह अवार्ड दिया गया। फिस्कल ईयर 2021-22 के दौरान तमिलनाडु में अच्छा काम करने के लिए नाबार्ड द्वारा SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG का मतलब हो जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, ठीक ना। नाबार्ड के द्वारा SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम कैटेगरी के तहत में इंडियन बैंक को तमिलनाडु में वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अच्छा काम करने के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक अवार्ड दिया गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये ऑप्शन में जितनी भी बैंकें दी गई इनका हेडक्वार्टर MD एंड CEO टैगलाइन और नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, नाबार्ड का इस समय चेयरपर्सन कौन है, ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर रिकॉल कर लो। नाबार्ड का 41वां फाउंडेशन डे इस बार सेलिब्रेट किया गया था, क्वेश्चन ये भी फ्रेम किया जा सकता है। तो ये भी याद कर लेना कि भैया नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई तो कंफर्म है, ईयर आप लोग कमेंट कर लो, याद कर लो, कई बार बताया जा चुका है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में अच्छा काम करने के लिए ये किया गया था, तो इस कंडीशन में असम तमिलनाडु हो जाएगा। तो ये सभी चीजें आप लोग दिमाग में अपने रखना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है। मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन में कहाँ पर कितना PDF पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी आप लोग पढ़ा करो। मैं हमेशा बताता हूँ कि पढ़ने का सही तरीका होता है कि पहले आप सारी वीडियोस देख डालो, फिर PDF आप देख डालो, फिर थोड़े बहुत अपने नोट्स वगैरह जो बनाया वो भी देखो, फिर आप लोग जो क्विज आते हैं क्विज में पार्टिसिपेट करो। ठीक, तो इस तरीके से पढ़ोगे तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और कहीं पर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगी। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, और इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे।